Good morning to you all kids. In my previous video, we started the chapter the Britishers and their advent, how the coming of the British, कैसे वो आए, कैसे पोर्तुगीज़ फ्रेंच ये सभी यहाँ आए and they wanted to स्टार्ट द ट्रेड विद इंडिया, लेकिन धीरे धीरे इनके जो ग्रीड थी वो बढ़ती चली गई आफ्टर सीइंग द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। इतना ज़्यादा वेल्थ था, प्रॉस्पर था, सब कुछ इतना सही था यहाँ कि इन लोगों का जो ग्रीड था, जो लालच था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया एंड दे वांटेड to conquer most of the parts. Not only trading was their ambition, they wanted to rule over India. So for that the Britishers started their effort from Bengal. और एक जो बहुत बड़ा रीज़न इसमें ये रहा कि अगर हम अपने आप में अपने घर में बहुत स्ट्रांग रहेंगे तो बाहर का कोई आके हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता. नो वन कैन कम एंड कैप्चर आवर हाउसेज एंड ओवर पावर अस. बट एट दैट टाइम द मुगल रूलर्स, दोज हु वर रूलिंग ओवर हियर, जो यहाँ रूल कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे. दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू मैनेज द थिंग्स एंड प्रॉपरली रन द कंट्री, कि सब कुछ तरीके से वो लोग मैनेज कर सकें, वो इस लायक उस वक्त नहीं थे. सो व्हाट हैपेंड, द मुगल एम्पायर विच वॉज ग्रेजुअली वीकेनिंग, जो धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गया था औरंगज़ेब की मृत्यु तक, एंड औरंगज़ेब डाइड इन 1707. और ब्रिटिशर्स ने उसी वक्त और भी ज़्यादा अपने सेटलमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया. एंड दे वर वेरी एम्बिशियस, दे केम विद द एम्बिशन टू रूल ओवर अस. दे वांटेड टू टेक कंट्रोल ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. अलग अलग पार्ट्स के ऊपर वो रूल करना चाहते थे, पूरा कंट्रोल करना चाहते थे. सो फॉर दैट दे स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल. ओके, बंगाल को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे क्योंकि बंगाल जो था वो उस वक्त का रिचेस्ट प्रोविंस था, सबसे अमीर, सबसे ज़्यादा वेल्दी, and not in the terms of money or all those things I am talking about, the wealth and rich. It was rich in resources, it was rich for in the terms of the trade. So for that they chose Bengal to overpower. वो सबसे पहले उन लोगों ने कोशिश की कि हम बंगाल को ही कैप्चर करेंगे ताकि हम ट्रेड को कंट्रोल कर सकें और यहाँ के वेल्थ पे ओवर पार कर सकें और उस पर रूल कर सकें. दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड द बैटल ऑफ पलासी. ठीक है, तो उसके लिए जब ब्रिटिशर्स ने जो बैटल किया, जो युद्ध हुआ उनका, उसे बैटल ऑफ पलासी कहा जाता है. दैट टुक प्लेस इन 1757. ओके, 1757 में हुआ था बैटल ऑफ पलासी. यू पीपल हैव टू अंडरलाइन दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड द इम्पॉर्टेंट लाइन्स. आपको ये सब कुछ अंडरलाइन करना होगा, ये डेट्स याद रखने होंगे कि बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था. Okay, the British had started maintaining an army in Bengal. So after that battle, they started maintaining their own army. अगर कोई सिर्फ ट्रेड करने के लिए जाता है तो क्या वो कोई आर्मी मेंटेन करेगा? बिल्कुल नहीं. सो द ट्रेडिंग वॉज नॉट देयर प्राइम फोकस, दे वॉन्टेड टू कैप्चर. ओके, देन they also began to fortify Calcutta. Now that is known as कोलकाता. फोर्टिफाई करना मतलब उससे चारों तरफ से घेरना, अपना किले जैसा बनाना कि उस एरिया में उनके परमिशन के बिना कोई ना आ सके, उसकी घेराबंदी करना. ओके, सो दे स्टार्टेड फोर्टिफाइंग दैट एरिया. एंड सिराजुद्दौला, the Nawab of Bengal, ordered the removal of the British army and all the fortifications. तो उस वक्त जो नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला, उन्होंने जब देखा कि ब्रिटिशर्स इस तरह से फोर्टिफाई कर रहे हैं, पूरा एरिया को सील कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, तो उन लोगों ने उन्होंने ऑर्डर किया ब्रिटिशर्स को कि आप अपने फोर्टिफिकेशंस हटाइए, आप जो ये कर रहे हैं, अपनी आर्मी खड़ी कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, इसे हटाइए. इट विल नॉट बी टॉलरेटेड. सो ब्रिटिशर्स रिफ्यूज्ड, क्योंकि उन्होंने ये बात सुननी नहीं थी. इट वॉज ऑल द इंटेंशंस. ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन देम. तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया. लेकिन ब्रिटिशर्स, जिन्हें कि रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे, उन्होंने जो ये बैटल किया उसमें सिराजुद्दौला हार गए और ब्रिटिशर्स वन दैट. They were the victorious ones. So Sirajuddaulah was captured and put to death. This was the first step towards the conquest of Bengal. और इसके बाद सिराजुद्दौला जब हार गए तो उन्हें कैप्चर कर लिया गया and he was put to death. And that was how the conquest started for capturing the land in India by the Britishers. Okay, that started with the Battle of Palasi in Bengal. So you have to always remember that. Now, so on
जब वो एक जगह जीत उन्हें मिल गई तो वो धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन करने की चाह उनमें बढ़ती चली गई. सो द अनदर बैटल वॉज द बैटल ऑफ बक्सर. ओके, जो 1764 में हुआ था. नेक्स्ट बैटल वॉज द बैटल ऑफ बक्सर that took place in 1764. It was fought between the Nawab of Bengal, Nawab of Awadh and the Mughal emperor on one side and the British on the other. Okay, एक side थे. Obviously when the battle was there, then the two people are involved. तो एक साइड में नवाब थे बंगाल के, नवाब ऑफ अवध थे, एंड देन द मुगल एम्परर. ये सभी एक साथ थे. और दूसरे साइड थे ब्रिटिशर्स. बट द ब्रिटिशर्स इमर्ज्ड विक्टोरियस अगेन. लेकिन इतने लोगों के एक साथ होने के बाद भी विक्ट्री किसकी हुई? ब्रिटिशर्स की हुई. बिकॉज दे हैड ऑल द आर्मी विद देम, द एमिनेशंस, द टेक्निक्स, the soldiers, the person, the number of person or everything, they had more than the other ones. Okay, so they emerged as the victorious one, and thus Bengal finally came under British rule. और इसके बाद बंगाल पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया. After the battle of Plassey and the battle of Buxar, the English East India Company laid the foundation of its colonial rule in India. ओके, इन दोनों बैटल्स के बाद फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया को अपनी कॉलोनी यानी अपने अंडर में वैसी कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश किया जिस पे वो रूल कर रहे थे. उनकी कॉलोनी होके ये रह गई, उनके अंडर में पूरा देश हमारा चला गया. दे स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. आफ्टर दैट ग्रेजुअली, मतलब धीरे 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 इन लोगों ने सभी हिस्सों पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया. ग्रेजुअली थ्रू वेरियस पॉलिसीज सच एज द सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ये सभी चीज़ें जो हैं ये आप आने वाली क्लासेस में, इन द सीनियर क्लासेस, यू विल come to know in detail about all these things, subsidiary alliance and the doctrine of lapse. Okay, ये जो रूल्स वो लोग ब्रिटिशर्स लेके आए जिन्हें फोर्सफुली इंडियंस पे डाला गया था, और इसके कारण जो था वो धीरे धीरे सारे प्रोविंसेस और स्टेट्स ब्रिटिशर्स के अंडर में जाते चले गए. द सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 to 1805. ओके, सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1798 से 1805. मैं एक एक लाइन बता रही हूँ and you have to read it again and again, because when the fill-ups will come, when the questions will come from the middle, you people will just look for the book. आपको ये सब कुछ लर्न करना है. All these points are important. According to terms of the subsidiary alliance, अब subsidiary alliance था क्या, उसमें क्या टर्म्स थे, क्या शर्तें थी उसमें? Indian rulers under British protection had to give up their native armies and instead maintain British troops within their states. अब क्या ब्रिटिशर्स का कहना था इन सब्सिडरी अलायंस के टर्म में कि जो भी इंडियन रूलर्स थे उन्हें ब्रिटिश प्रोटेक्शन दिया जाता. दे वर हियर टू, दे आर जस्ट शोइंग दैट दे आर द वंस हु आर गिविंग अस द प्रोटेक्शन. तो उन्हें उनकी जो आर्मी थी वो दे देनी थी ब्रिटिशर्स को कि हमारी पूरी आर्मी को आप कंट्रोल कीजिए, और उसके बदले में जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे विद इन देयर स्टेट्स दे हैड टू बी मेंटेन. यानी कि दोनों आर्मीज़ का एक्सचेंज करना था, एंड देन द ब्रिटिशर्स विल डिसाइड that how they will give the protection to the state or to that province जिसने अपनी आर्मी उन्हें सौंप दी है. ओके, the rulers had to give control of their foreign affairs to the British. जितने भी फॉरेन अफेयर्स थे, बाहर के जितने भी कामकाज थे, उसका भी कंट्रोल ब्रिटिशर्स को देना था. So in return the English East India Company protected them from the attacks of their rivals. और इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे आपके दुश्मनों से. बट दे वर नॉट हियर रियलाइजिंग द इंडियन वंस, द इंडियन रूलर्स, कि जो सबसे बड़ा दुश्मन था वही, उसी से आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं. ब्रिटिशर्स वर हियर हु वर द एनिमीज़. लेकिन इन्हें आपस में लड़वा करके, एक दूसरे को दुश्मन दिखला करके, और बीच में ब्रिटिशर्स को अपना फ़ायदा लेना था. Okay, so you will come to know about all these things in detail when you will come to the senior classes. Okay,
The policy of the doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie, who was the Governor General of India from 1848 to 1856. Now, the second policy was the doctrine of lapse. It enabled the British to take control of Indian state if the ruler of that state had died without leaving a natural born heir, which had to be the ruler's own son. अब इस डॉक्ट्रिन में क्या कहा ब्रिटिशर्स ने, क्या हम लोगों पे डाला कि रूलर्स जो हैं, जो स्टेट है, प्रोविंसेस है, उनके रूलर्स की अगर डेथ हो जाती है और अगर उनका कोई अपना सन नहीं है, अपना बेटा नहीं है, अपना उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो स्टेट क्या होगा, ब्रिटिशर्स के अंडर में चला जाएगा. ओके, सो दैट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स by the Britishers which were forced upon us. So these two battles and the two lapse, the policies, all these things were only meant to make India their colony and rule over it. Okay, so that's it for today. Next we will discuss about the next topic. Okay, thank you.